हमारी माता 28 वर्ष 38 वर्ष पहले जब उनकी आयु 28 साल थी तब जाके वो विधवा हुई है, उन पे आलोचना करते हैं। इतनी माने संकीर्ण इनकी मानसिकता, इतने घृणित सोच के लोग हो चुके हैं। तो इतना तो सोचना चाहिए इनको। जो स्त्री 28 वर्ष की आयु में विधवा हो चुकी है, जिस व्यक्ति को उसके माता पिता ने कहा कि हम तुम्हारा दूसरा विवाह कर देंगे, उसने एक ही लाइन कहा कि जहां विवाह होकर जाएंगे वहां तो बच्चे के लिए जाएंगे। तो बच्चा तो यहाँ ऑलरेडी 2 गो है। एगो पिताजी के मरने के बाद बच्चा पैदा हुआ है, वो हम पहले से थे, तो इन्हीं को देख के हम रह लेंगे। जो पिता 28-30 साल पहले दुनिया को छोड़ के जा चुका है, उस पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद भ्रमित करने वाली बातें, हाँ, अगर उसके बाद भी अगर 28-30 साल पहले अगर मेरे पिताजी कोई ऐसा कार्य किए होते हैं जो असामाजिक हो, बिल्कुल बोलते हैं कि यार उसके पिताजी ने तो ये किया था। देखिए, धनबाद के माननीय अपनी सुध-बुध खो चुके हैं, और क्यों खो चुके हैं आपको भी मालूम है। उनका रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में खराब जा चुका है, चूंकि वो मेयर नहीं बना पाए। बहुत ही रिपोर्ट कार्ड उनका खराब जा चुका है। उनके कहने पर देखिए, वह धनबाद के सांसद हैं, लेकिन धनबाद के नेता आज भी नहीं है, नहीं मानते हैं लोग। सांसद जिसको लोग काफी सक्षम मानते हैं, पावरफुल मानते हैं, अगर वह व्यक्ति 30 साल पहले मरे हुए व्यक्ति का नाम लेकर अगर आलोचना कर रहा है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको बिल्कुल कहूंगा, आप आलोचनाएं करिए, सीधा हमसे टकराइए, सीधा हम पे बात करिए, हम सीधा आप पे बात करते हैं। कुछ दिन पहले मिरर मीडिया ने टाइगर जयराम महतो का वो खपड़ेल मकान भी दिखाया था, और आज जयराम महतो से हम फिर रूबरू होंगे, लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग है। उस दिन खपड़ा था, मकान था और मिट्टी थी, लेकिन आज जो है वो कलम है, और उसी कलम के बदौलत आज हम लोग बीबीएमकेयू में हैं, और बीबीएमकेयू में डॉक्टरेट की उपाधि अब धारण करने वाले हैं। परीक्षा के सिलसिले में विधायक यहाँ पहुंचे थे, हम उनसे सीधे जुड़ते हैं। मानटाड़ से बस में लटक करके ही पीके रॉय में आप पढ़ने आते थे, और फिर उस यूनिवर्सिटी में आप आए, और आज बकायदा हमारे प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रजीत कुमार ने भी उसको व्याख्या में रखा कि मैं तुम्हें जानता हूं, उस दौर से जानता हूं जब तुम मेरे छात्र थे, आज भी छात्र हो, लेकिन परिवर्तन हुए, तुम विधायक हो। और बिल्कुल वो कभी पूछते थे अपने केबिन में बैठाकर कि जयराम क्या प्रॉब्लम है। कभी देखते हैं तुम ईंट भट्टे वाली गाड़ी में बैठकर आते हो, कभी देखते हैं सीमेंट वाली गाड़ी में ऊपर बैठकर आते हो, कभी पुआल वाली गाड़ी में बैठकर आते हो। तो हमने कहा सर, तो चांची से आने वाले लड़के, राजगंज से आने वाले लड़के, उधर निमिया घाट डुमरी से आने वाले लड़के, अगर वो घर से निकलते ना सर, तो बड़ी मुश्किल से 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए जेब में निकलते हैं। और अगर उन पैसों को बचा ले, जो पैसे वो घर से लेकर निकलते हैं, तो एक जंग जीतने के बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं सबसे पहले कि जीटी रोड में कौन सा गाड़ी है जिसको हाथ देंगे। कभी कभी हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां जो एलपी वगैरह है, जो हाईवे में कलकत्ता तक जाती हैं, उनको भी हाथ देते थे, बरबड्डा तक छोड़ दे, बरबड्डा तक सोचेंगे उसके बाद से। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि फ्री में कैसे कॉलेज आए। तो उसी क्रम में हमारे गांव में बहुत सारे ईंट के भट्टे हैं, तो जो लोग ड्राइवर हैं वो हमारे भाई लगते हैं। वो देखते थे सड़क में तो बोलते थे बैठो, तो हम लोग बोलते थे कि हम लोग को अंदर बैठने का आदत नहीं है, हम लोग हुड में गए हैं, तो फिर उस गाड़ी के ऊपर बैठते थे। इसीलिए हम एक बैग में हमसे गमछा लेके आते थे। फिर जब पीके रॉय कॉलेज की गेट पर उतरते तो उस गमछे से पहले पहुंचते थे, वॉशरूम में जाके साफ करते थे। तो कई बार हमारी क्लास की कन्याओं ने भी पूछा कि यार तुम लोग क्या करते हो उधर से आने वाले लड़के। हम बोले देखिए, आप लोग नहीं समझिएगा, शहर से आने वाले लोग, आप लोग टेम्पो में बीच में बैठ कर आते हैं, हम लोग गाँव से आने वाले बहुत मुश्किल से आते हैं। तो बाकायदा उस चीज़ को आज हमारे प्रोफेसर ने भी व्याख्या में कहा कि मैंने उस दौर को तुम्हारे बड़े करीब से देखा है। सच है, बिल्कुल मानटाड़ मोड़ में खड़ा रहना, सारी बसों का नाम याद है, बुंदेला, पम्मी, विजय, शिवम, आनंद, एसएसटी, गेड़ा, माँ जयमंती, आलम रोडवेज, आनंद, सागर, तमाम बसों का हमें नाम याद है, उनका टाइमिंग याद है, किस टाइमिंग में आते थे। हर एक उनसे झगड़ा होता था। और उसके बाद जब परिस्थितियां नॉर्मल होती थी तो हम लोग कहते थे कि दादा कुछ बहन जीवो तो हम पैसा असूल कर देवो, कुछ बहन जीवो तो हिस्सा राख लिए। ऐसे भी हम लोग उस समय जब शुरू किए थे कॉलेज की पढ़ाई, तो हम लोग 2 रुपया भाड़ा से शुरू किए थे और 10 रुपया में ख़त्म किए थे। यानी लगभग 2009 से जब मैट्रिक की परीक्षा दी, उसके बाद से कॉलेज आने शुरू किए, और जब एमए ख़त्म हुआ तो 2017 था, और उसके बाद 2-3 साल पीएचडी में भी, यानी 9 से लगभग 21 तक, यानी 12 साल जो हमने बस का सफ़र किया, उसमें 2 रुपये से शुरू किए थे और हम लोग 10 रुपये में छोड़े थे। अब आज के बच्चे बताएंगे कि भाई भाड़ा क्या है, हम लोग 10 रुपये में छोड़े थे। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़ाई लिखाई के दौरान बच्चों का नौकरी लग जाता है, किसी का ब्याह हो जाता है, पहली बार देखे हैं कि पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट जो है सो सदन में चले गए। जी, ये हिस्ट्री है, ये पूरे हिंदुस्तान और झारखंड में हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई लड़का पढ़ते पढ़ते विधायक बना है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। वह कम उम्र का लड़का या लड़की विधायक तभी बना है जब उसके पिताजी का टिकट उसको मिला, उसकी माताजी का टिकट उसको मिला। झारखंड की हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ है कि कोई पढ़ते पढ़ते विधायक बना है, और विधायक बनने के बाद भी पढ़ाई जारी है। ये हिस्ट्री है। और साथ ही साथ मेरी आलोचना हो सकती है, विधायक जयराम महतो को लोग गालियां दे सकते हैं, विधायक जयराम महतो की लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो पीएचडी तक का जो सफर है
उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने एक बात कही कि किसी के फादर एमएलए हैं, एमपी हैं, उन्हीं के पुत्रों को टिकट हाँ, मिलता ये था। रियलिटी है। या तो बड़ी पार्टियां, अगर आप फेस वैल्यू है, जैसे 25 साल की लड़की को बिहार में टिकट मिला, क्योंकि वो एक लोक गायिका थी, उसका पॉलिटिक्स का वो पी नहीं जानती है, एक हमें नहीं लगता है राजनीति का कुछ समझ है, लेकिन चूंकि वो प्रसिद्ध थी, अगर कम आयु में 2-4 को टिकट मिला तो वो सिनेमा जगत से हो, कोई गायक हो, कोई नृतक हो, कोई अभिनेता हो तो मिला है। नहीं तो आप जितने उठा लीजिए, मैं झारखंड में इस बार कई विधायक हैं जिनकी उम्र 35 से 40 से चलिए। हमारे बाद अगर सबसे कम आयु के विधायक कहेंगे तो जयराम महतो हैं, उसके बाद आती हैं पूर्णिमा साहू। कौन है हु इज पूर्णिमा साहू? रघुवर दास की पुत्र हो। शिल्पी नेहा तिर्की कौन है? पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की बेटी। अंबा प्रसाद कौन है? पूर्व मंत्री योगेंद्र जी की पुत्री। अब जितने नाम गिनाएंगे कम आयु के विधायकों की, उनके पिता, उनके ससुर, उनकी माता विधायक होंगे। जयराम महतो ने इस परिपाटी को तोड़ कर आया है, इसलिए लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन लोगों के पिता से तो बड़े स्थान पे आपके पिता थे, वो झारखंड आंदोलनकारी थे, गुमनाम थे, क्योंकि वह 1990 का टाइम था। कई आंदोलनकारी आज गुमनामी के जीवन यापन कर रहे हैं। बस एक सर्टिफिकेट होगा कि हाँ ये आंदोलनकारी हैं, और उनके परिवार में किसी को 3500 रुपए का पेंशन मिलता होगा, कोई चर्चा नहीं। क्योंकि वो एक दौर था जब सोशल मीडिया नहीं थी, वो दौर था जब हमारे पास उतनी लोगों से कम्युनिकेशन नहीं था। वो अपने क्षेत्र में आंदोलन करते थे। जब विनोद बाबू उनके साथ गए, कॉमरेड डेकेरा उस क्षेत्र में गए, सूर्य सिंह बेसरा उस क्षेत्र में गए, जो नेता उस क्षेत्र या गुरु जी गए तो उनके साथ आके खड़े होते थे। तो वो लोग उस स्तर के नेता थे, यानी अपने क्षेत्र में, अपने प्रखंड में, अपने जिले में। तो निसंदेह बिल्कुल, लेकिन वो तो लोगों ने भुला दिया। आज कई आंदोलनकारी हैं जिनको पहचान की आवश्यकता है। तो उस हिसाब से आज जो जहां तक हम जा रहे हैं, ये निसंदेह एक पर्सनल सवाल जयराम जी, आपसे ही बातचीत के दौरान हम लोगों को पता चला था कि, और जहां तक हम लोगों ने अपने सूत्र के हिसाब से पता लगाया था, आपके पिताजी जो थे उनको देख करके नशा करने वाले लड़के भाग जाते थे। हाँ, बिल्कुल, वहां बैठते नहीं थे, बिल्कुल नहीं बैठते थे। लेकिन जो गोली खेलते थे वो भाग जाते थे। और मेरे पिताजी का हाइट लगभग 6 फीट के आसपास था। हाँ, मैंने लोगों का, मैं उनका खौफ था, अगर कुछ गलत करते थे तो लोगों में उनका खौफ था। लेकिन जयराम महतो के जो प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, विचारों का विरोधी हो या पार्टी के विरोधी हो, सवाल जयराम जी से होना चाहिए, लेकिन उनके पिताजी तक बात क्यों पहुंच जाती है, और जब पहुंचती है तो आपको कैसा लगता है? नहीं, हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं, बड़ा आश्चर्यजनक है। आलोचना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, एक विधायक की होनी चाहिए। जो पिता 28-30 साल पहले दुनिया को छोड़ के जा चुका है, उस पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद भ्रमित करने वाली बातें। हाँ, अगर उसके बाद भी अगर 28-30 साल पहले अगर मेरे पिताजी कोई ऐसा कार्य किए होते जो असामाजिक हो, बिल्कुल बोलते हैं कि यार उसके पिताजी ने तो ये किया था, लेकिन आंदोलनकारी थे। और चूंकि इन लोग का काम अब यही बचा है कि एक पैटर्न नैरेटिव सेट करिए, नेगेटिव नैरेटिव सेट करिए। क्योंकि आप भी जानते हैं जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, अब वो अस्तित्व के में लड़ाई लड़ रही है, और उसका मकसद यही है कि जयराम महतो की आलोचना करके, जयराम महतो के परिवार की आलोचना करके, क्योंकि उनका सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। यूथ को लगातार रोज उनके बारे में गलत गलत चीजें जो सच्चाई से वाकिफ भी नहीं है उनको दिखाएंगे, और 2029 में फिर अपनी 10 सीटों को वापस लेंगे। उनका कोई लक्ष्य नहीं है झारखंड के लिए, उनका बस इतना ही लक्ष्य है कि जयराम महतो के उभार से हमारा राजनीतिक संकट हुआ है, उसे वापस पाने के लिए जयराम महतो की आलोचना करनी है, जयराम महतो को गाली देना है, जयराम महतो के परिवार की भद्दी आलोचना ही करनी है, जिसका कोई नाता नहीं। अब हमारी माता 28 वर्ष 30 वर्ष पहले, जब उनकी आयु 28 साल थी, तब जाके वो विधवा हुई है, उन पे आलोचना करते हैं। इतनी मैंने संकीर्ण इनकी मानसिकता, इतने घृणित सोच के लोग हो चुके हैं। तो इतना तो सोचना चाहिए इनको। माँ तक ये चीजें जाती होगी तो नहीं, माँ हालांकि सोशल मीडिया से दूर है, लेकिन फिर भी वो घृणित लोगों को इतना तो सोचना चाहिए। जो स्त्री 28 वर्ष की आयु में विधवा हो चुकी है, जिस व्यक्ति को उसके माता पिता ने कहा कि हम तुम्हारा दूसरा विवाह कर देंगे, उसने एक ही लाइन कहा कि जहां विवाह होकर जाएंगे वहां तो बच्चे के लिए जाएंगे, तो बच्चा तो यहाँ ऑलरेडी 2 गो है। एगो पिताजी के मरने के बाद बच्चा पैदा हुआ है, वो हम पहले से थे, तो इन्हीं को देख के हम रह लेंगे। और उस पर ये लोग आलोचना ही नहीं करते हैं, बहुत ही गंदा शब्द लिखते हैं, वो गंदा बोलते हैं ये लोग। तो बस ऐसे ही कारण उनकी पार्टी आज यहाँ हाशिए पर आई है। इसी कारण जिस राजनीतिक दल ये कर रहे हैं, वो इसी कारण आए। मैं फिर कह रहा हूं, आलोचनाएं बिल्कुल, अगर मेरे परिवार के लोग भी अगर असामाजिक कृत्य में होंगे, आलोचना करिए, लेकिन आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं जो सच्चाई जिसका कोई वाकिफ नहीं है। और कहां कोई धनबाद में बैठकर कर रहा है, कोई रामगढ़ और रांची में बैठकर कर रहा है। तुपचाची में, अगर तुपचाची वाले लोग कहते मेरे पिताजी के बारे में, उसी दल के लोग, गणमान्य लोग तुपचाची में बैठे हैं। तो ये नैरेटिव सेट कर रहा है जो कि घृणित, इनकी घृणित, और मैंने कह सकते हैं इनमें एक सोच होती है, जलन, वो तो होगी ही, वो स्वाभाविक है। तो एक नकारात्मक और घृणित और मैंने कह सकते संकीर्ण सोच के ऐसे लोग व्यक्ति हैं। बिल्कुल हमसे हमारा हमला कीजिए हम पर, हम आपके हमले के लिए तैयार हैं।
लेकिन धनबाद के जो माननीय है वो भी कह रहे थे। देखिए, धनबाद के माननीय अपनी सुध-बुध खो चुके हैं, और क्यों खो चुके हैं आपको भी मालूम है। उनका रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में खराब जा चुका है, चूंकि वो मेयर नहीं बना पाए। बहुत ही रिपोर्ट कार्ड उनका खराब जा चुका है। उनके कहने पर देखिए, वह धनबाद के सांसद हैं, लेकिन धनबाद के नेता आज भी नहीं है, नहीं मानते हैं लोग। तो अब क्या हुआ, अब तो भाई उनको अपना जो धैर्य है, वो धैर्य को लगातार खो रहे हैं। और वो बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सांसद जिसको लोग काफी सक्षम मानते हैं, पावरफुल मानते हैं, अगर वह व्यक्ति 30 साल पहले मरे हुए व्यक्ति का नाम लेकर अगर आलोचना कर रहा है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको बिल्कुल कहूंगा, आप आलोचनाएं करिए, सीधा हमसे टकराइए, सीधा हम पे बात करिए, हम सीधा आप पे बात करते हैं। और जो हमने कहा है वो मीडिया छानबीन करे। कितना दुर्भाग्य की बात है कि एक और क्राइसिस बढ़ रही है, एक और इकोनॉमी में अंतर हो रहा है, और महोदय 40,000 करोड़ रुपए दबा के बैठे हैं। जो आप बातें उस दिन कहे थे मीडिया के माध्यम से, उन बातों पर अड़िग हैं? सच्चाई बिल्कुल अड़िग है। अरे मैं आपको ये बता, हवाई बातें नहीं, हवा हवाई नहीं है, अड़िग है। आप वो काम अब मीडिया का है, आप एक स्टिंग ऑपरेशन करिए, और नहीं तो फिर अगले दिन मेरे खिलाफ इंटरव्यू बनाइए, आप समीक्षा करिए कि जरा डुमरी विधायक के अनर्गल बयान दिखाइए, हमारे खिलाफ आप चैनल में चलाइए कि आपने जो भी बयान दिया था, जो भी आपने तर्क रखा था, वो निराधार है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमें भी हक नहीं है कि हम अनर्गल और भ्रामक बातों को रखेंगे। हमने जो कहा है बिल्कुल तार्किक रूप से कहा है, शोध करके कहा है। आप ये जांच करिए कि मैंने जिन जिन जगहों का, जिन जिन कार्यों का, जिन जिन संस्थानों का मैंने नाम लिया है, आज से 10 साल पहले वहां क्या था और आज वहां क्या है और किसके पास है, और उस व्यक्ति का इस व्यक्ति से क्या संबंध है। तहकीकात कर, चूंकि आज के डेट में सब बेनामी संपत्ति रखते हैं। अब हम एक दिन एक व्यक्ति से बैठे थे, एक बिजनेसमैन जिसने करोड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए धनबाद में इन्वेस्ट किया है। बोला अरे आपने तो गलत कहा है विधायक जी, और भी मिलेगा, बस हम लोग का नाम मत लीजिएगा। बेनामी संपत्ति होती नहीं, छोड़ दीजिए, अभी नाम कह लेंगे, बेचारा का बिजनेस कर रहा है, अभी और निकलेगा। और बताइए, उनके समर्थकों को सवाल पूछना चाहिए कि जितने रुपए हैं, अगर एक दिन में 1 लाख रुपए कह दिए कि आप बांट दीजिए, डोनेट कर दीजिए, एक दिन में 1 लाख खर्च कर लीजिए, कितना लगेगा मालूम है आपको? लगभग 10,000 साल लगेंगे। 10,000 साल, समझ रहे हैं? पढ़ने वाले छात्र हैं भाई, 10,000 साल पहले क्या था? नवपाषाण युग था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। यानी संभवतः हम कपड़ा भी नहीं पहनते थे, क्योंकि सभ्यता जब आई तब हमने कपड़ा पहना। यानी इतना पैसा है कि जब हमने कपड़ा नहीं पहनना था, उस समय से लेकर आज तक अगर दिन में 1-1 लाख रुपया बांटेंगे तो खत्म नहीं होगा। और आज देश में अंतर हो चुका है। क्यों? कारण क्या है? इसलिए कुछ लोगों ने ले लिया है अपने कब्जे में, कंट्रोल कर लिया है। पैसा बढ़ा है, जमीन खिसका है क्या उनका? बहुत जोरदार तरीके खिसका है भैया, आप देखिएगा ना। मेयर चुनाव में आपने देख लिया, इसीलिए उनको सुधार करना चाहिए। कुछ अगर टिप्स देना चाहें तो, आप युवा हैं। हाँ, हम तो कहेंगे कि दान कर दीजिए। धन का 3 गति होता है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से इस देश के, इस राज्य के, इस जिले के तमाम रसूखदारों से कहूंगा, जिनके पास अकूत संपत्ति हो गई है, चाहे वह नामी हो, बेनामी हो, चल हो, अंचल हो, 3 प्रकार का। पहला, उपभोग करिए। उपभोग मतलब कपड़ा लीजिए, जूता लीजिए, मोजा लीजिए, गाड़ी लीजिए, सोना लीजिए, चैन लीजिए, खाइए, यूज करिए। दूसरा, डोनेट करिए। तीसरा, खत्म हो जाएगा। स्पेन में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ, कोरोना आया कि महामारी आया, लोग सड़कों पे आए, पैसा फेंकने लगे। धन का 3 ही गति होता है, उपभोग करना, दान करना या नष्ट हो जाना। यही हम कहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। और भले इंग्लिश लिटरेचर के जो है स्टूडेंट हैं, शोधार्थी हैं, लेकिन बात फिलोसफी की करते हैं। और जो बातें आपने सुनी, बेबाक बोलते जयराम महतो के। आगे के अपडेट्स भी हम आपको मिरर मीडिया के माध्यम से देते रहेंगे। सहयोगी संजय के साथ प्रभात पांडे।